हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास पूरे तरीके से अलग होने वाली है जितनी क्लासेस मैंने पहले ली हैं। मतलब हिंदी मीडियम के लिए मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डाल रखा है, बहुत अच्छे से डाल रखा है। अगर किसी को बोर्ड पर्पस से तैयारी करनी है तो आप उस सिलेबस के अंदर जा सकते हैं। 2021-22 का एक पार्ट बन रखा है, एक लिस्ट बन रखी है, उसके अंदर मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं हर एक चैप्टर के विद बेस्ट नोट्स एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर किसी बच्चों को नीट की तैयारी करनी है, IITs की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो CUET किसी की भी तैयारी करनी हो, अगर आपको NDA की भी इवन तैयारी करनी हो, तो अब आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों यहाँ पर इन वीडियोस को देखना चालू कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक चालू करते हैं। चैप्टर हमारे पास में देखो, मैं 12th का ही काम करवाता हूँ हमेशा के लिए, चांस ही हमेशा 12th का ही बैठ पाता है मेरे साथ में। 11th का बनाने के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए। 11th का मतलब बहुत प्रिसाइज मैनर में बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा 11th को बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन 12th को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं थोड़ा बहुत देख करके भी बहुत अच्छा कवर करवा सकता हूँ क्योंकि मल्टीपल किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। ओके, चलिए देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर आपके पास में स्थिर वैद्युतिकी ही है। स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में जब आप 12th पढ़ रहे थे तो आपके पास में 2 चैप्टर आ रहे थे, है ना। पहला चैप्टर जिसमें आपने क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, आज अपन इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हुआ, वैसे तो आपने वीडियो देख रखे होंगे, नहीं देखे तो वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो प्लीज लिंक देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा चाहिए, बोर्ड पर्पस से तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। या फिर ITAP है, ITAP वहां पे देखो, वीडियो में ITAP दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर टिक करो, आपको वीडियोज मिल जाएंगे अगर आपको बोर्ड के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को अपन आज तैयार करेंगे। इस चैप्टर का कुछ पार्ट आज अपन डिस्कस कर लेंगे। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश जो होता है वो आप सभी को वैसे तो पता होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये चीज आपको पता है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब अगर ये आवेश स्थिर है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं, चलो, अगर आवेश स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर गतिमान है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्लियर है ये बात। तो अगर विद्युत आवेश की हम बात करें तो हम बोलेंगे ये क्या काम कर सकता है, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव क्या कर सकते हैं बच्चों, ये उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को ये क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक कौन सा आवेश, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे ही अपन किसी परमाणु की बात करते हैं ना बच्चों, तो परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, लेट सपोज करो किसी भी परमाणु के पास में 10 प्रोटॉन है, तो सामान्य अवस्था के अंदर या उदासीन अवस्था के अंदर उसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में और 10 ही इसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण है। इनका आवेश आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, वो भी कैसा, माइनस का। और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, वो भी कैसा, प्लस का। फिर अगर मैं इनके द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान लिख रहा हूं, केजी में मात्रक आएगा, 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10 की घात -27 केजी, ये शायद दिखाई ना दे,
10⁻⁻27 kg है भैया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन का आवेश, लेकिन प्रोटॉन प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है। तो अभी इसके पास में जितना माइनस का है उतना ही प्लस का आवेश है। अगर मेरे को इस परमाणु को धनावेशित बनाना है तो मतलब मेरे को इसमें प्लस का आवेश ज्यादा बताना पड़ेगा। कैसे? तो या तो मैं इसे एक्स्ट्रा में प्रोटॉन दे दूं या फिर मैं इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं। दूसरा मेथड चूज कीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं। प्रोटॉन को देना एक मुश्किल टास्क है बच्चों, नाभिक में परिवर्तन करना एक कठिन टास्क है। मतलब नाभिक में कुछ भी परिवर्तन करना है ना तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनों में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को ही चूज करते हैं। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूं तो क्या होगा? अब इसके पास में 10 प्रोटॉन्स हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? प्रोटॉनों का चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कम हो गया। प्रोटॉन ज्यादा है तो धनावेशित। ठीक है, तो आपने धनावेश बनाने के लिए, धनात्मक आवेश बनाने के लिए क्या किया? उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को धनात्मक आवेशित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है। ये वो स्थिति है जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ठीक है, अगर मेरे को उसे ऋणात्मक आवेशित बनाना होता, क्या बनाना होता? ऋणात्मक आवेशित बनाना होता, तो क्या होता भैया? तो इसके पास में 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मेरे को ऋणात्मक आवेशित बनाना है, मतलब माइनस का चार्ज ज्यादा करना है, तो अगर मैं इसे बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो क्या हो जाएगा? अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो उतने के उतने, लेकिन ऋणात्मक आवेश प्रारंभ की तुलना में बढ़ गया है। तो आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस परमाणु का कुल आवेश जो है वो माइनस का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेशित बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है। परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण होता है ना, उन्हें कैप्चर करना पड़ता है, अपने पास में रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। शायद ये लाइन आ रही है। ठीक है, चलिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? ज्यादा हो जाने चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, ये बात तो, अरे ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं बच्चों, क्योंकि लास्ट में जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, तब आपको इन्हीं की ही आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये बोलने वाले साइंटिस्ट कौन थे बच्चों? ये बोलने वाले साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही नामकरण किया था। प्रारंभ में नामकरण करने वाले इंसान कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, ये डन हुआ। हाँ, कोई बोले कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं तो कुछ बच्चे ज्यादा होशियार बन के 3 बोल देते हैं, वो उदासीन को भी आवेश बना देते हैं। ना बच्चों, उदासीन नाम का कोई आवेश नहीं है। आवेश तो सिर्फ 2 ही है, धनात्मक और ऋणात्मक है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में हमें आवेशों के गुण पता होने चाहिए, और उससे पहले मैं आपको मात्रक और विमा का छोटा सा पार्ट बता देता हूं। तो आवेश का मात्रक समझिए, आवेश का मात्रक, और फिर उसकी विमा भी डिस्कस करेंगे। अब ये थोड़ा सा सिंपल सा पार्ट है बच्चों। किसी का भी मात्रक देखने के लिए उसका फॉर्मूला देखना सबसे पहले जरूरी होता है। देखो, विद्युत धारा का फॉर्मूला जो है आपने कभी पढ़ा था 10th में, आवेश प्रवाह की दर ही क्या होती है? विद्युत धारा होती है। तो फिर फॉर्मूला क्या बना? Q/T बना। ठीक है, तो यहां से आवेश को Q से प्रदर्शित किया गया है। आवेश क्या हो जाएगा? I/T होगा। विद्युत धारा को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? समय से। तो यहां से पहला मात्रक जो आपको मिलेगा, इसको मैं A लिख देता हूं। पहला मात्रक जो आपको मिलेगा, धारा का मात्रक गुणा समय का मात्रक। धारा का मात्रक क्या बच्चों? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या? समय का कितना? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? किसका? आवेश का। एम्पियर का A बड़ा और सेकंड का S छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये पहला मात्रक।
दूसरा आप सभी को चिर परिचित है भैया, वहां पे देखो मात्रक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम वर्ड गौर किया, कूलाम। कूलाम क्या है? मात्रक है, SI मात्रक है, किसका? आवेश का। ठीक है, तो ये SI मात्रक हो गई। ये दोनों कौन से मात्रक हैं? SI मात्रक है, ये दोनों SI मात्रक। और कूलाम को किससे प्रदर्शित किया जाता है? C से। ठीक, अब नेक्स्ट आओ CGS में। अब CGS में बहुत लंबी चौड़ी खीर चल रही है। CGS के अंदर पहला मात्रक जो है बच्चों, दैट इज स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। अब स्टेट कूलाम को बहुत सारी चीजें कहा जाता है। इसे ESU भी कहा जाता है, इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे फ्रैंकलिन बोल दो, चाहे स्टेट कूलाम बोल दो, चाहे ESU बोल दो, बात एक ही है। ये सारे के सारे CGS मात्रक हैं बच्चों। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, स्टेट कूलाम और कूलाम में, इन दोनों में संबंध है ना। कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, जबकि स्टेट कूलाम बहुत छोटा मात्रक है आवेश का। क्या होता है वो समझिएगा। 1 कूलाम is equals to 3 into 10 to the power 9 ESU। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, या फिर स्टेट कूलाम लिख सकते हैं, या फिर फ्रैंकलिन लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो एक कूलाम, इससे पता चलेगा आपको कि एक कूलाम वास्तविकता में एक बहुत बड़ा आवेश है। ठीक है, एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होता है। फिर इसका दूसरा मात्रक समझिएगा, एबकुलाम। एबकुलाम, इंग्लिश में आप इसे ऐसा लिखते हैं, एबकुलाम। कुलाम की स्पेलिंग देखिए, COULOMB, कुलाम है। ठीक है, चलिए, एबकुलाम जो है वो एक कुलाम से बड़ा होता है ना, एक बड़ा मात्रक है एबकुलाम। कितना भैया? 1 एबकुलाम, 1 एबकुलाम इज इक्वल्स टू 10 कूलाम। कूलाम से बड़ा हो गया। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 1/10 एबकुलाम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। इस एबकुलाम को EMU और कहा जाता है। मैं B इधर लगा देता हूं, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे एबकुलाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ये पता चला, ये रिलेशन डन है। ये याद रखने पड़ेंगे अब आपको। अगर आप नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप बोलोगे सर इनको छोड़ दे, तो क्या भैया, बोर्ड के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन नीट और IIT की तैयारी कर रहे हो तो छोड़ नहीं सकते इन चीज को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसका एक और मात्रक है, B हो गया। अब C देखिए, C है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मात्रक है 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक फैराडे एक कूलाम से कितना बड़ा है वो सोचिए। 96,500 कूलाम मिलकर के एक फैराडे होता है। ये हैं आवेश के मात्रक। SI मात्रक ध्यान में रखेंगे, कूलाम। CGS मात्रक, स्टेट कूलाम बहुत छोटा मात्रक होता है, और एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में EMU। EMU क्या होगा? तो हम बोलते हैं कि एक मिनट, EMU होता है एबकुलाम। एबकुलाम क्या होता है? एक एबकुलाम बराबर 10 कूलाम होता है। ये कूलाम से बड़ा है, ये कूलाम से बहुत छोटा है, और ये कूलाम से बहुत ज्यादा बड़ा है फैराडे। ठीक है, इस चीज को उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए। फिर एक फैक्ट और बताता हूं मैं, EMU और ESU के मिड में भी एक फैक्ट चलता है कि भैया इनको कैसे डिजाइन किया गया होगा। इतना उतार लिया बच्चों? हाँ, इतना उतार लिया। चलिए देखो, अब इस चीज को देखना। मैं जो बता रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेते ना, तो भी आपका काम अच्छे से हो जाता। अगर मेरे को रिलेशन देखना होता, किस में? स्टेट कूलाम में और EMU में। ठीक है, स्टेट कूलाम में और EMU के अंदर अगर मेरे को रिलेशन देखना होता, तो मैं ये कैसे देख सकता था, वो समझिए। ये क्या चीज है? ठीक, तो यहां पे देखना बच्चों,
1 एब कुलाम या 1 EMU लिख देता हूं, EMU इज इक्वल्स टू 10 कुलाम। ठीक है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 10 इंटू 1 कुलाम। ठीक है, अब समझना 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 और 1 कुलाम देखिए 1 कुलाम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 9। ऐसा ही हुआ ESU बच्चों। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए EMU डिवाइडेड बाय 1 ESU, मतलब एब कुलाम और स्टेट कुलाम का अगर डिवाइड दें तो आता है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, अगर मैं इसे चेंज करता हूं तो ये कुछ ऐसा होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। EMU और ESU का अनुपात जो है, EMU और ESU का अनुपात वास्तविकता में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित कर सकता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, अगर मीटर पर सेकंड में करोगे तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो अरे डन हुआ। चलिए ठीक, ओके आगे चलते हैं। ये तो अभी मात्रक पे ही चले, है ना। अब विमा और देख लो, यहीं पे विमा और देख लो, फिर मैं एक साथ ही बोर्ड को पूरा क्लियर कर देता हूं। विमा क्या चीज? विमा MLTA, इनकी घातों में किसी राशि को प्रदर्शित करना ही विमा होता है ना। जब आपने आवेश का फॉर्मूला पढ़ा, आवेश का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू IT आप पढ़ रहे हैं, तो इस I मतलब धारा की एक विमा है और T समय की एक विमा है। धारा की विमा को अपन लिखते हैं A और समय की विमा को लिखते हैं T, और दोनों एक एक बार ही आ रहे हैं, तो इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 1, तो आप लिख सकते हैं A1T1 या फिर AT। किसकी विमा है? आवेश की विमा है। ध्यान में रखिएगा, आवेश की विमा कितनी होती है? AT होती है या A1T1 होती है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, जल्दी से उतारें इस चीज को, जल्दी से वो वाला फैक्ट उतारिएगा और ये चीज उतारिएगा, जल्दी से उतारो। डन? हाँ, ओके ना। अब इसके बाद में ये तो हुआ मात्रक और विमा, जो आप सभी को पता होनी चाहिए। और आप सोचोगे कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे? भैया इससे और भी ज्यादा याद रखोगे, चिंता मत करो, ये प्रैक्टिस वाली बात है ना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपके विमाएं दिमाग में चलने लग जाएंगे। विमा तो नहीं, मात्रक दिमाग में चलने लग जाएंगे। विमा तो फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मात्रक के लिए कई बच्चे ऐसे कि सर अभी इतनी सारी हो गई हैं, कैसे याद करेंगे? आराम से याद होती है ना बच्चों। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उतने ही ज्यादा आपको ये चीजें याद होती जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर मात्रक रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बर्डन नहीं देना है दिमाग के ऊपर अपन को। अब इसके बाद में देखिए आवेशों के गुणधर्म, है ना। आवेशों के गुणधर्म, गुणधर्म क्या भाई? जो चीज आवेश हमेशा से प्रदर्शित करता है, उसका बिहेवियर कैसा है आवेश का, वो आवेशों के गुणधर्म में आएगा। गुणधर्म में सबसे पहला है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल। अगर हमारे पास में 2 धनात्मक आवेश हैं, कैसे आवेश हैं बच्चों? 2 प्लस के आवेश हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास में 2 ऋणात्मक आवेश हैं, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित ही करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। लेकिन अगर इनकी प्रकृति विपरीत कर दी जाए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि
विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, वैसे याद हो ही जाएगी आपको। ये चीज तो बहुत सिंपल है, ये याद हो ही जाएगी। ये कुछ ऐसा ही है, आपने चुंबक तो देख ही रखी है, 10th के अंदर था। चुंबक में क्या होता था, चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव को, मतलब दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, रिपेल करता है। एन ध्रुव को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। जबकि एन ध्रुव एस ध्रुव को आकर्षित करता है। ये चुंबक में पढ़ा था, सेम वही पैटर्न है बच्चों, सेम वही पैटर्न है। इसको एन ध्रुव मान लो तो ये एन ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। इसको एस मान लो तो ये एस और ये एस एक दूसरे को प्रतिकर्षित। लेकिन ये एन और ये एस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। चलिए फिर दूसरा पार्ट समझिएगा। दूसरा है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। अब ये योज्यता कहां से आई, आवेश जुड़ जाते हैं क्योंकि उसका एक रीजन है, आवेश जो है वो एक अदिश राशि है बच्चों, है ना। जब आप फॉर्मेट पढ़ते हैं ना आवेश का, Q इज इक्वल्स टू IT, धारा अदिश राशि है, समय अदिश राशि है। एक अदिश राशि को दूसरी अदिश राशि से गुणा करेंगे ना तो एक तीसरी अदिश राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो जो अदिशों के कॉन्सेप्ट है वो आप किस में लगा सकते हैं, आवेशों में लगा सकते हैं, ठीक है। अब आवेशों की योज्यता क्या बोलती है, आवेशों की योज्यता बोलती है कि आपके पास में कोई विलगित निकाय है। विलगित मतलब जिसको आप ना एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हो ना उससे एक्स्ट्रा चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। विलगित जो जैसा है वैसा ही रहेगा टिल द एंड, ठीक है। और इस विलगित निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश अलग अलग जगह रखे हुए हैं, अलग अलग जगह रखे हुए हैं, 3Q4, और इनमें से कुछ माइनस के हैं और कुछ प्लस के हैं। तो इस विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, अदिशों का नियम लगाओ। अदिश के अंदर बीजगणित चलता है, जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो जो प्लस का है उसे प्लस में लिखो, जो माइनस का है उसे माइनस में लेकर के काम करो। तो हम बोलेंगे कि इस निकाय का कुल आवेश चार्ज एनक्लोज्ड या फिर समीशन Q क्या होगा, इस विलगित निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सभी का बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय मतलब यहां से Q1 उठाओ, फिर Q2 माइनस का था तो माइनस का लिखो, Q3 प्लस का था तो प्लस का लिखो, Q4 माइनस का था माइनस का लिखा, Q5 प्लस का था प्लस का लिख लिया। बात समझ में आई क्या? हम ये भी देख सकते हैं, ये चीज हमें क्या बताती है, ये चीज कुछ ऐसा मान लीजिए एक जगह है जहां पर 3 माइक्रोकुलाम प्लस का है और माइनस का 3 माइक्रोकुलाम दूसरी जगह, एक विलगित निकाय है, ठीक है। अब पूछे कि इस विलगित निकाय का कुल आवेश कितना होगा, इस निकाय का कुल आवेश, तो ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, प्लस का 3 माइनस का 3, टोटल आवेश हो गया 0, शून्य। नेट आवेश शून्य है, वापस से नेट या कुल आवेश शून्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि आवेश नहीं है, आवेश वाले कण तो थे वहां, लेकिन उनका नेट आवेश कितना है, शून्य है। बोलने का और सोचने का अंतर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो निकाय का कुल आवेश शून्य भी हो सकता है, निकाय का कुल आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहां पर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश ले लेता और ये 3 माइक्रोकुलाम का होता, तो इस स्थिति में ये तो माइनस का 1 माइक्रोकुलाम होता ना, तो निकाय का कुल आवेश माइनस का भी हो सकता है, निकाय का कुल आवेश प्लस का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि निकाय में कौन कौन से आवेश कहां कहां पर है, ठीक है। ये बात तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आवेशों की योज्यता क्या कहता है हमें, हटा रहा हूं मैं इस एग्जाम्पल को, हटा रहा हूं बच्चों, इस एग्जाम्पल को हटा रहा हूं। आवेशों की योज्यता हमें यह कहता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव उस निकाय में, उस
निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है? तुल्य होता है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी थ्योरी है, कोई ज्यादा टिपिकल थ्योरी नहीं है। डन हुआ? इतना डन हुआ? चलो ओके, देखो आगे देखें, इसके आगे तो ये दो थे सिंपल सिंपल से। इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेशों की निश्चरता अपने आप में बहुत खतरनाक है। निश्चरता का मतलब समझिए, निश्चर का मतलब अचर होना। निश्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? अचर। अचर राशि क्या होती है? देखो दो वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, ये चर और अचर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को मैं वेरिएबल बोलूंगा ना, तो उसके दिमाग में आ जाएगा वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। किसी को मैं बोलूंगा कांस्टेंट है, तो बच्चों को दिमाग में आ जाएगा कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, जैसी है वैसी ही है। चलिए, वेरिएबल होता है चर और कांस्टेंट होता है अचर या निश्चर, ठीक है। चलिए, तो जब हम बोलेंगे आवेशों की निश्चरता, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम आवेश को कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं। लेकिन कैसा कांस्टेंट, कहाँ पे कांस्टेंट, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये बोलता है, मतलब ये पर्टिकुलर नियम बोलता है या गुण बताता है कि जो आवेश होता है, अगर वो स्थिर है, जैसे मैं अभी स्थिर अवस्था के अंदर हूँ और मेरे पास में अगर 3 माइक्रोकुलाम आवेश है, ठीक है, तो मैं स्थिर अवस्था में मेरे पास में कितना 3 माइक्रोकुलाम, और मैं फिर भागने लग गया, बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, बढ़िया स्पीड से भाग रहा हूँ, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 3000 किलोमीटर पर आवर, ऐसी स्पीड से भाग रहा हूँ, या इससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा हूँ। उस स्थिति में भी अगर मेरा चार्ज देखा जाता, कैलकुलेट किया जाता, तो आपको पता चलता ये उतना ही है, 3 माइक्रोकुलाम में ही आता। ये बताता है कि आवेश पर या आवेश के परिमाण पर वेग का या चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश अचर रहता है, निश्चर रहता है, ठीक है। तो थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास में, मतलब थर्ड गुण जो है वो है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता बच्चों, आवेशों की निश्चरता बताती है कि आवेश निर्देश तंत्र पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर निर्भर नहीं करता। इसको कहीं से भी देख लो, ये आपको उतना ही दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूं, लेट्स सपोज करो किसी वस्तु के पास में 10 कूलाम आवेश है, तो मैं देखूंगा तो भी 10 कूलाम है। कोई भागता हुआ दूसरा इंसान देखेगा तो भी उसके पास में 10 ही कूलाम होगा, ठीक है। कौन देख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए, अर्थात स्थिर अवस्था का आवेश गतिमान अवस्था के आवेश के तुल्य होता है। आवेश के तुल्य होता है बच्चों। हम ये कह सकते हैं कि Q स्थिर है तो वही Q गतिमान में भी देखने को मिलेगा, उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अर्थात चाल का आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा पैटर्न है, आराम से ध्यान में रख सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। चलो, तो ये डन हुआ, क्लियर, ओके।
अब देखो ये चीज हमने क्यों डिस्कस करी, तो इसी से रिलेटेड एक और राशि है द्रव्यमान। ठीक है, आवेश के लिए हमने बात करें अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है बच्चों, लेकिन द्रव्यमान के सापेक्ष कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग बैठता है ना। द्रव्यमान में क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान जो है स्थिर अवस्था का और गतिमान अवस्था का दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। गतिमान अवस्था में द्रव्यमान बढ़ जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार लगाकर लिख देता हूं द्रव्यमान के लिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या भाई, द्रव्यमान चाल के साथ बढ़ता है जब पिंड की चाल बहुत अधिक हो, है ना। टुच्ची पुच्ची चाल से फर्क नहीं पड़ेगा, पिंड की चाल बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। आप कह सकते हैं प्रकाश के वेग के नियर अबाउट में होनी चाहिए, उससे कम लेकिन नियर अबाउट में होनी चाहिए। कैसे, यहां से लिख सकते हो, जिन्हें फॉर्मूला चाहिए वो और बता देता हूं, अदरवाइज आप ये याद रख लीजिए, ये ध्यान में रखिएगा। चाल के साथ में द्रव्यमान भी बढ़ेगा, चाल बढ़ाओगे तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। और फॉर्मूला किसी को चाहिए तो ये याद रख सकता है, यहाँ पे m गतिमान अवस्था का द्रव्यमान, m0 स्थिर अवस्था का द्रव्यमान, फिर रूट में है 1 माइनस वी स्क्वायर। व्हाट इज v, जिस पर्टिकुलर वेग से कोई भी पिंड गति कर रहा है वो वेग, c प्रकाश की चाल है। तो जैसे जैसे आप वेग बढ़ाते जाओगे ये राशि बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये राशि बढ़ती जाएगी तो 1 माइनस वाली राशि घटती जाएगी, कम होती जाएगी, और अगर ये कम होती जाएगी तो गतिमान अवस्था का द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि भैया m जो है, अगर आप वेग को बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वेग को बढ़ाएंगे तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो इसी फैक्ट का क्वेश्चन और बता देता हूं। इस फैक्ट का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चाल के कारण कोई गतिमान पिंड अगर अच्छी खासी चाल से चल रहा हो तो उसके आवेश एवं विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने विशिष्ट आवेश अभी तक आपको नहीं बताया, अभी समझिएगा। ठीक है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, विशिष्ट आवेश किसी भी वस्तु का आवेश एवं उसके द्रव्यमान का अनुपात ही विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चार्ज और उसमें उसके द्रव्यमान का भाग लगा दो तो ये राशि बन जाती है विशिष्ट आवेश। अब देखो क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप वेग को बढ़ाएंगे, जैसे ही आपने किसको बढ़ाया, वेग को बढ़ाया, चाल को बढ़ाया, तो क्या होगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, लेकिन आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ा, और अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो विशिष्ट आवेश घट जाएगा। समझना इस चीज को, ये समझ में आया तो ये बताएगा कि आपका जो Q/m है, विशिष्ट आवेश जो है वह घट जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चाल के कारण विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बोलते हैं जैसे जैसे चाल बढ़ती जाती है द्रव्यमान बढ़ता है एवं विशिष्ट आवेश घट जाता है। ठीक है, ये डन हुआ, इतना क्लियर, ये था निश्चरता। अच्छा पॉइंट है ना। ओके, चलो जल्दी से उतार लो इस चीज को, जल्दी से उतारे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वन, और ये इंपॉर्टेंट है, अब ये तो बोर्ड में भी आता है, जो अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण, क्वांटीकरण या फिर क्वांटीकरण, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। ओके, देखिए फोर्थ वन, आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। अब ये क्या चीज है, तो आप थोड़ा सा गौर करो बच्चों। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में आप आवेश देखो, है ना, जैसे लेट्स सपोज करो हीलियम को आवेशित करना है, तो आप क्या करते हो, हीलियम का मतलब समझिए पहले।
हीलियम होता है 2He4, है ना। इसके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही प्रोटॉन हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या में तो चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज हमेशा किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन में। तो हम क्या कर सकते हैं, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, हम चाहें तो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल सकते हैं, यही तो है। तो हीलियम को या तो आप एक इलेक्ट्रॉन से आवेश कर सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में आवेशित कर सकते हो, यही तो है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हीलियम से आधा ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें और 1.5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहने दें? नहीं बच्चों, ये संभव नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी या किसी भी अवस्था में ये चीज संभव नहीं है ना। स्थायित्व के दृष्टिकोण से तो यह संभव नहीं है, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी आप किसी वस्तु को आवेशित करते हो ना, तो आवेशित करने के लिए आप उससे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या फिर उसको दे सकते हैं, लेकिन ये आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, समझ लो, पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। आधा 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 1.1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, या 50.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 50.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात समझ रहे हो, ठीक। यही चीज क्वांटीकरण है बच्चों, इसी को क्वांटीकरण बोलते हैं, है ना। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना होना चाहिए, लेकिन 2.5 गुना नहीं हो सकता, 4.5 गुना नहीं हो सकता, पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। या फिर आवेशों का स्थानांतरण सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश लिखते हैं, Q टोटल लिखते हैं, तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। और वस्तु धनात्मक आवेशित भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या दे रहे हो, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि n का मान संभव है 1, 2, 3, 4, 5, समस्त पूर्णांक, पूर्णांक कुछ भी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n का मान संभव नहीं है। 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2.5 पॉसिबल नहीं है। पॉइंटों में n का मान नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, यह न्यूनतम आवेश है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश संभव नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं, आवेश का क्वांटा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, रखना ही पड़ेगा भाई। चलिए, तो ये डन हुआ, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी अच्छे खासे सवाल चल रहे हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अलग से एक वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल्स का, जो एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी के अलग से न्यूमेरिकल करेंगे अपन। यहाँ पे एक्स्ट्रा देखेंगे जो नीट और आईआईटी के अंदर आ रहे हैं, है ना। चलिए, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, जैसे ये पूछ लेता है कि किसी वस्तु को 0.8 गुणा 10 की घात -19 कूलम से आवेशित किया जा सकता है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, समझ लीजिएगा। किसी वस्तु को Q बराबर इतने आवेश से आवेशित किया जा सकता है क्या, है ना, मतलब किसी वस्तु को इतना आवेश हो सकता है क्या, उसके ऊपर इतना आवेश हो सकता है क्या। तो आप फॉर्मेट यूज करो, Q इज इक्वल्स टू NE, तो फिर N इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई E।
Q कितना 0.8 जो अगले ने दिया है इंटू 10 टू द पावर -19। E 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये तो कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2, 1/2 मतलब 0.5। n का मान पूर्णांक ही संभव है, पॉइंट में संभव नहीं है, दशमलव में संभव नहीं है। अतः किसी वस्तु को इतना आवेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये पूछ लेता है बच्चों। चलो फिर, क्या किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात -20 कूलम आवेश से आवेशित किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। क्या आगे लगा लीजिएगा, क्या किसी वस्तु को इतने आवेश से आवेशित किया जा सकता है? सेम कॉन्सेप्ट, Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो फिर N इज इक्वल्स टू Q बाई ई। Q का मान जो दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय E 1.6 गुणा 10 की घात -19। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 16 × 48। ठीक है, फिर ये ऊपर लेकर के जाओ, 3 गुणा, देखो 10 की घात -18 प्लस का 19 कितना हुआ रे? 10 हो गया क्या? अरे सॉरी, 1 घात 1, ये कितना हुआ? 30 इलेक्ट्रॉन। n का मान पूर्णांक है बच्चों, संभव है इतना आवेश, इतना आवेश संभव है, ध्यान में रखिएगा। इसे उतार लीजिएगा, इतनी देर में मैं इंक फिल कर लेता हूं, जल्दी से इसे उतार लीजिएगा। ये समझ में आया ना? ये बहुत सिंपल सा पार्ट है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। Q इज इक्वल्स टू एन ई के मल्टीपल क्वेश्चन है हमारे पास में, जितने करो उतने कम है, जितने करो उतने कम है। इसका 10th में भी एक क्वेश्चन चला करता था, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्वेश्चन बताऊं क्या? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10th का क्वेश्चन है क्वांटीकरण का। अरे है नहीं है? याद है किसी को कितने होते हैं? हाँ, अरे देवताओं बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हालांकि ओहो, कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिखना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा ना। चलो, जिसको पता है वो कम से कम अपने नाम तो बता दो, यस सर तो लिख दो कि हाँ सर मेरे को पता है, आई नो, पता है सर, पता है सर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी गंदी सी हो रही है ना। चलो धीरे धीरे लिखने की कोशिश करूंगा तो सही हो जाएगी। तो कैसे पता चलेगा? Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन का मान निकालना है, Q बाई ई। Q 1, E का मान कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सॉल्व कीजिए, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। 10 की पावर -19 ऊपर ले जाइए, प्लस का 19 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, पॉइंट को हटाओ, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहां पे इसकी एक पावर कम कर लो, 18 कर लो, तो यहां पे 100 हो जाएगा क्या? अब 100 में 16 का डिवाइड सभी को पता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा है। कितना होता है? 6.25 होता है रे भाई, इंटू 10 टू द पावर 18। ध्यान में रखिएगा, अब ये याद ही रख लो, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मैं आगे जाकर के एक डेटा और यूज करूंगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, 1 नैनो कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 नैनो कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अब ये क्वेश्चन ज्यादा ऐसे मत करना, बहुत सिंपल है। कितना? एक कूलाम में याद रख लिया कितना? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने। तो 1 नैनो कूलाम में कितने होंगे? नैनो को मल्टीप्लाई कर दो, नैनो मतलब 10 की पावर -9, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, सॉरी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा। एक नैनो कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप वैसे भी कर सकते थे, इस वाले मेथड से भी कर सकते थे। कैसा? Q का वैल्यू कितना? 1 नैनो, 10 की पावर -9, ऐसा भी कर लो। और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ऐसा करना चाहते हो तो भी इतना ही आंसर आएगा।
तो भी इतना ही आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पता चला, क्वांटमीकरण पता चला। हाँ, क्वांटमीकरण को प्रदर्शित करने वाले साइंटिस्ट मिल्कन, ध्यान में रखना, ये तो मैं भूल ही जाता। क्वांटीकरण किसने? मिल्कन ने। मिल्कन ने कैसे? मिल्कन तेल बूंद प्रयोग से। मिल्कन तेल बूंद प्रयोग से, ये प्रयोग ध्यान में रखिएगा, नाम पूछ लेता है वो। और इसके लिए इसको नोबेल भी मिला है, इस भाई साहब को नोबेल भी मिला है इस चीज के लिए, है ना। आवेशों के क्वांटमीकरण को सिद्ध किया था। और उन्होंने क्या ज्ञात किया था? उन्होंने ज्ञात किया था Q/m, और Q/m की जगह E/m। मिल्कन ने क्या ज्ञात किया था? E/m ज्ञात किया था। और E/m से फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले साइंटिस्ट कौन बने? मिल्कन बने। E/m का मान कितना होता है? याद रख लीजिएगा, E/m क्या होगा? ओके, मैं ही ब्लर था, और तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, E/m विशिष्ट आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कौन से प्रयोग से ज्ञात किया गया? मिल्कन तेल बूंद प्रयोग से ज्ञात किया गया। ठीक है, कितना होता है इसका मान? 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलाम पर केजी, इतना मान होता है। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश इसी से आया, द्रव्यमान से गुणा कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये ध्यान में रखना, यहां घात प्लस की है, E/m में ये घात प्लस की है देवताओं, पता चले तुम इसको ही माइनस का बना दो। ठीक है, ओके, ये डन हुआ ना? इतना डन है, चल ओके। तो ये था क्या? क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण। अब इसके बाद में बच्चों, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, वीडियो बड़ा हो सकता है बच्चों, आज का लेक्चर बड़ा हो सकता है देवताओं, ये संभव है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना। चलिए, अब है लास्ट देख लेते हैं भाई। ये है हमारे पास में आवेशों का संरक्षण या आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण, देखो किसी का भी संरक्षण हो, वो एक ही चीज बोलता है, क्या भाई? ना तो वो चीज उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हो, वह चीज हमेशा नियत रहती है, स्थिर बनी रहती है। ठीक है, तो ऐसा ही आवेश के साथ में, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह संभव है कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या चीज है? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लो कि आपके पास में लेट सपोज करो यूरेनियम है, यूरेनियम 92, और ये यूरेनियम जो है वो टूट जाता है।
कैसे टूटता है, तो हम बोलते हैं कि ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है 234 में, और इसी के साथ में क्या बनाता है, हीलियम और निकालता है, कुछ ऐसा। ये एक रिएक्शन मान लीजिए, नाभिकीय अभिक्रिया है ये वास्तविकता में। तो अब गौर कीजिए कि पहले यूरेनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आंसर है 92 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया से पहले कितने इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलते हैं 90 तो इसके इलेक्ट्रॉन है और 2 इसके इलेक्ट्रॉन है, 90 + 2 कितना हो गया, अब अगेन 92। अभिक्रिया के पूर्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभिक्रिया के बाद के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या है, तुल्य है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यही आवेशों का संरक्षण है। ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। हाँ, ये डिवाइड हो रहे हैं लेकिन अभिक्रिया के अंदर ही है। कुल निकाय में तो आवेश अभी भी क्या है, नियत ही है, ठीक है। चलो ये डन हुआ, ओके, ठीक है। चलो अब इसके अंदर अभिक्रिया एक और आती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। एक अभिक्रिया शून्यीकरण, और शून्यीकरण के अंदर है युग्म विलोपन। युग्म विलोपन मतलब युग्म ही नष्ट हो रहा है। ये क्या बताता है, एक पॉजिट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अभिक्रिया करता है, एक प्लस का आवेश एक माइनस का आवेश, टोटल आवेश 0 हो गया, तो फिर अभिक्रिया के पश्चात गामा पार्टिकल और ऊर्जा मिलती है। गामा पार्टिकल और क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। गामा पार्टिकल के पास में कोई आवेश नहीं होता, तो यहां पर भी आवेश 0 है और यहां पर भी आवेश 0 है, लेकिन इसने इस पेयर को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, इसलिए इसे विलोपन कहा गया है, ठीक है। और ये अभिक्रिया शून्यीकरण कहलाती है। फिर इस शून्यीकरण का एक बात है युग्म उत्पादन। इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब गामा पार्टिकल जो है वो क्या बना सकता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना सकता है। ये युग्म उत्पादन हो गया है। प्रारंभ में भी आवेश 0 है, अभिक्रिया के बाद में भी आवेश 0 होता है, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए इस चीज को, जल्दी से उतारो बच्चों। चलिए ये पार्ट था कौन सा बच्चों, हमारे पास में आवेशों के गुणों का, है ना। और इसमें हमने कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। अब इसी के साथ में अगर मैं एक आध चीज और आपको बता दूं तो क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन पैटर्न जो है वो भी अपना क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो के रेस्पेक्टिव के अंदर, फिर आगे वाले में और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो क्या चीज होगी, कुछ एक क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपको दिखाई देंगे, उनको डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा बच्चों, बोल रहा है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया, मतलब ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, तो इसकी त्रिज्या अब आपको बताना है कि घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या घटती बढ़ती रहेगी। ये सोचिए, अगर हम किसी साबुन के बुलबुले को क्या दे देते हैं, माइनस का आवेश दे देते हैं। क्या दिया अपन ने, माइनस का आवेश दिया, तो यह माइनस का आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इस प्रतिकर्षण के चक्कर में ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ऐसा है। इस प्रतिकर्षण के चक्कर में ये एक बल लगाएंगे बाहर की ओर, जिसके कारण इसकी जो सरफेस है वह प्रारंभ की तुलना में बढ़ जाएगी। और अगर आपने इसे और माइनस का आवेश दे दिया तो ये और ज्यादा प्रतिकर्षित होगा और एक स्थिति में फट भी जाएगा। ये बात और ध्यान में रखना, ठीक है। तो चाहे आप प्लस का आवेश दें चाहे आप माइनस का आवेश दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी आवेश दे दो, चाहे प्लस का या माइनस का, दोनों ही केस के अंदर उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, उसका आकार बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बढ़ेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। पहला 1.6 × 10⁸, मैं इसको हटा ही देता हूं। फर्स्ट देखिए 1.6 × 10⁻⁻18, देखो तो हम बोलेंगे n इज इक्वल्स टू होता है Q/E, Q/E, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कर दूं क्या,
अरे ऐसा तो कर ही सकते हैं ना भाई, Q का वैल्यू तो दिया हुआ है अगले ने और E का वैल्यू मैं रख रहा हूँ, ये तो कैंसिल हो गया। और ये ऊपर लेकर के जाऊंगा तो कितना आएगा, 10 की पावर -18 प्लस का 19 हो गया 10। ये तो पॉसिबल है, n का मान पूरा आ रहा है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये बिल्कुल संभव है भैया, इलेक्ट्रॉन का ही आवेश है। सी देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10, तो n इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20, ये तो Q, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कैंसिल। देखो 10 की पावर -20 प्लस का 19, 10 की पावर -1 मतलब 0.1। क्या ये संभव है मान? नहीं है बच्चों, n का मान पॉइंटों में संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं है। सी वाला, ये वाला आवेश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतना आवेश संभव नहीं है। फिर अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि यदि तांबे के एक ठोस गोले एवं खोखले गोले की त्रिज्याएं समान है तो अधिकतम आवेश ग्रहण कर सकता है। अब ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों, तांबे के अंदर भैया ये प्रॉपर्टी है। तांबा मतलब किसी भी धातु के लिए ये एक प्रॉपर्टी है, चालक के लिए एक प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा। चालक चाहे खोखला हो, जैसे तांबा खोखला, खोखले तांबे का गोला, और एक तांबे का भरा हुआ गोला, भरा हुआ, अंदर से भरा हुआ गोला। खास बात यह है कि जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हो तो वह कभी अंदर नहीं जाता है, वह सदैव उसकी सतह पर क्या है, विद्यमान हो जाता है। प्लस का दोगे तो प्लस का, और माइनस का दोगे तो माइनस का, समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर सतह बिल्कुल सही है, पूरी गोल है, तो समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तांबे का खोखला गोला और ये तांबे का भरा हुआ गोला, ठोस गोला, दोनों की सतह का क्षेत्रफल अगर समान है तो दोनों के पास में आने वाला आवेश भी समान होगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आवेश तो अंदर जाता ही नहीं है किसी भी चालक के। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों की चार्ज की हैंडलिंग कैपेबिलिटी समान है, दोनों समान आवेश ग्रहण कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हम बोलेंगे ठोस गोला गोला गोला, सी बोलेंगे दोनों पर समान आवेश होगा, सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की घात 18 अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये आए हुए हैं पीएमटी और पीईटी, पीएमटी नीट वाला और पीईटी इंजीनियरिंग वाला, है ना, ये पहले चला करते थे। फिर ये देखो अगला, यदि तार में 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं तो इसमें उत्पन्न विद्युत धारा होगी। धारा का फॉर्मूला समझिए, धारा का फॉर्मूला समझिए। धारा क्या होती है, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। Q कितना, 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन, ये तो संख्या है। आवेश कितना होगा, संख्या को गुणा करो इलेक्ट्रॉन के आवेश से। बताओ भाई आवेश क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू NE, N का वैल्यू कितना, 10 की पावर 7, E का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यही तो कर रहा हूं। फिर कितने सेकंड में, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, यही तो हुआ। तो फिर धारा का मान क्या होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -12 होगा। क्या सॉल्व कीजिए, हाँ, एम्पियर पर सेकंड, सॉरी एम्पियर पर सेकंड कहां से आएगा, एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। ठीक है, देखो कितना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर। डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी बिल्कुल सही है बच्चों। चलो आगे आओ, एक नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, किसी को पता है, अगर ये क्वेश्चन किसी को पता है, क्योंकि मैंने अभी तक ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो, नहीं तो अपन डिस्कस करेंगे भैया, है ना। चलो नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक ठोस के 1 ग्राम में 5 गुणा 10 की घात 21 परमाणु है। चलो ठीक है, टोटल परमाणुओं की संख्या है। यदि ठोस के प्रत्येक 0.01% परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है तो ठोस द्वारा प्राप्त आवेश होगा। अरे वाह भाई, चलो टोटल परमाणुओं की संख्या, टोटल परमाणु, टोटल परमाणु,
अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल एटम कितना भैया, 5 इंटू 10⁻21 इतने परमाणु है, ठीक है। उनमें से वो कितने के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, वो देखो, कितने के 0.01% के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो इसका 0.01 निकालो, क्योंकि वही हमारे काम का है, उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 5 इंटू 10⁻21 का कितना, 0.01%। परसेंट मतलब भैया नीचे 100 का डिवाइड भी तो जाएगा, जाएगा। 100 का डिवाइड दू तो कितना, 10⁻², और ये खुद 10⁻², ये 10⁻², और ये ऊपर गया तो 10⁻² हो जाएगा 10⁻⁴। तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻⁴। कितना हो गया रे, ये 17 आएगा क्या, 5 इंटू 10⁻17, ये एन का वैल्यू है, ठीक है। तो कितने आवेश से आवेशित किया गया, Q इज इक्वल्स टू एन ई, Q इज इक्वल्स टू एन ई। फिर n का वैल्यू 5 इंटू 10⁻17, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही तो है, 16 पंजो 80, 8 तो यहां से आया, और ये 10⁻², 10⁻², इतना गुलाम है भैया, जिसे आप लिख सकते हो 0.08 गुलाम, ठीक है। 0.08 गुलाम से उसे क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। दोनों में से कोई सा भी एक देख लीजिए। ओहो, प्लस और माइनस नहीं देखा मैंने, तो वो देखना पड़ेगा। परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन हटाया गया, इलेक्ट्रॉन को हटाना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना वस्तु को धनात्मक आवेशित बनाता है, तो प्लस का आवेश आएगा। तो प्लस का इसमें कौन सा है, 0.08 गुलाम, ए ऑप्शन देख लो, बिल्कुल सही है, पता चला। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने छोटा बहुत डिस्कशन किया, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने आवेश देखा, उसकी मात्रक विमा देखी, उसके गुण देखे, उसके न्यूमेरिकल किए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होंगी। नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर हम आवेशन की विधियों को पढ़ने वाले हैं, है ना। चालन वाली विधि थी आपके पास में, एक घर्षण वाली विधि थी, एक आपके पास में इंडक्शन वाली विधि है, प्रेरण और आवेशन, उसको डिस्कस करेंगे। और हो सका तो फिर हम कूलाम के ऊपर भी शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।